ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इस चर्चा उसका जवाब कुछ देता। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहाँ जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहाँ नहीं जाना है वहाँ जाइए, जहाँ ज्यादा फायदा हो वहाँ किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान, और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहाँ रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो, मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी, अच्छा नहीं लगता। मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय सदस्य दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे ठोक दिया हो, उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए। जो तौर तरीके हैं, वो तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस बाद में समय मिलेगा। नो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, आप सब पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय हैं वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी क्या करते हैं? आप सीधे बैठिए प्लीज, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन
जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए तो ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया था। हमने मांगा नहीं तो दिया था। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था, और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है बोलने का, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। माननीय अध्यक्ष जी, हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका हमें तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया कि 14-14 की बात में आया, किसी को पेंशन 7 रुपये मिलती, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये प्रश्न चलता है। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का खर्चा उससे ज्यादा होता है। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था।
माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मानित पैसे मिले इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है जिस प्रकार से उस काल विरोध होता है, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब आम्बेडकर, कितने अनगिनत नाम, उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रभाव में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। और कभी ने तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती है। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य होगा संभव ही नहीं होता। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। किसी एक जगह पे वो बहुत लाभ करता होगा, किसी जगह पे कम लाभ करता होगा, किसी जगह पे शायद जो पहले के लाभ उसको वंचित करता होगा। लेकिन ऐसी तो कितने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हम उसमें कोई, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट देश में निर्णय जो होते हैं, लार्जर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय होते हैं और उसको लेकर के हम काम करते हैं। Of this August House since 1991. I have had the privilege to serve here as the leader of the opposition from 1998 to 2004 and then subsequently as the leader of the House from 2004 to 2014. Sir, the Rajya Sabha is the Council of States. I have had the privilege to represent the state of Assam as its Rajya Sabha member for 5 terms from 1991 to 2019. Now I have the honor of representing the state of Rajasthan. India has had 2 chambers from pre-independence day. Still, it was after intense debates that the Constituent Assembly, especially the Union Constitution Committee, arrived at a consensus on the need for a bicameral system. Today, as we celebrate the 250th session of the Rajya Sabha, it is appropriate for us to reflect on whether we have lived up to the vision of the framers of our Constitution. Sir, the task before us was spelled out by our first chairman, Dr. Radhakrishnan, during the very first session of this August House. He emphasized that Parliament is not only a legislative but a deliberative body. So far as its deliberative functions are concerned, it will be open to us to make very valuable contribution. We should try to do everything in our power to justify to the public of this country that a second chamber is indeed essential to prevent hasty legislation. During the drafting of the Constitution, Shri Gopalaswamy Iyengar advanced 3 reasons why India needed a second chamber. He expected that the Rajya Sabha would A. hold dignified debates, B. delay legislation which might be the outcome of passions of the moment, and C. provide opportunities to seasoned people who might not be in the thick set of political fray, but who might be willing to participate in the debates with the amount of learning and importance we do not ordinarily associate with the House
of the people, unquote. For the manner in which the role of the Rajya Sabha has evolved, we have much to thank Prime Minister Jawaharlal Nehru. He asserted that neither house had any particular superiority over the other. He regarded the Rajya Sabha as an equal partner with Lok Sabha in the affairs of the state. But for his effort, the Rajya Sabha would have been reduced to a mere second or revising chamber and relegated to a secondary position in our parliamentary system. Pandit Nehru asserted, and I quote, the successful working of our constitution as of any democratic structure demands the closest cooperation between the two houses. They are in fact parts of the same structure, and any lack of that spirit of cooperation and accommodation would lead to difficulties and come in the way of proper functioning of our Constitution. It is therefore particularly to be regretted that any sense of conflict should arise between the two houses, unquote. Sir, as explained by Dr. B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly, the Rajya Sabha represents a crucial component of the constitutional system of checks and balances. We normally think of checks and balances as operating different branches of government. However, the Rajya Sabha has a central role to provide checks and balances to a majority government in the Lok Sabha, along with its other key role is to represent the interests of the states in our federal union. When there is criticism of Rajya Sabha, it is fundamentally a misunderstanding of these historic roles bestowed upon this august chamber. It is our duty to ensure that no laws is passed in haste and in an atmosphere of heightened emotion. That said, are there ways in which we can improve our functioning so that we come closer to the idealistic vision of our nation's founder? When it comes to deliberation, sir, we start with an advantage. The Rajya Sabha gets more time to deliberate in comparison to the Lok Sabha, since we are only half the size, and therefore members get more time to share their insights and criticism. But we can help our members perform even better through some procedural improvement. The House must get access to bill much earlier than is the case now. Members should get additional resources such as adequate research staff to allow them to study issues in more depth, and nominated members and those with special expertise in particular topic should be allotted more time for their speeches. I suggest, sir, that every year the Rajya Sabha should find time to debate the state of central state relation, as this is a Council of States. And also, every year there should be a debate in this Council on the state of nation's health and the state of nation's education. One recent innovation that has led to smoother functioning was introduced by our previous chairman, Shri Hamid Ansari. He saw that the House was losing valuable time when members wanted to adjourn question hour to raise issues of urgent national importance. He therefore switched the timing of 0 hour and question hour. The question hour was moved to 12 noon, while 0 hour was slotted at 11 a.m. Now members desire to raise urgent issues is often accommodated as part of 0 hour, and question hour functions much more smoothly.
Thus, MPs are now able to hold the government accountable in a full manner right now. But for our chamber to fully fulfill its deliberative function, it is important that we scrutinize bills more thoroughly in committee, where not only the members can apply their minds, but even experts and stakeholder opinions can also be solicited. In the 16th Lok Sabha, only 25% of the bills introduced were referred to committees, much lower than the 71% and 60% in the 15th and 14th Lok Sabha respectively. I would assert that regardless of what the other house does, it is crucial for our और आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुन रहे हैं। आज जो है राज्यसभा का 250वां सत्र हो रहा है, उस पर एक विशेष चर्चा हो रही है और उसी के तहत पहले प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। अब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 1991 से इस सभा के सदस्य हैं, पहले आसाम से रहे और अभी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य।